गुड मॉर्निंग। अंशों के निर्गमन के बारे में बात चल रही थी अपनी। तो अब देखो अंशों का निर्गमन कितने तरीके से हो सकता है। अंशों का निर्गमन दो तरीके से, वैसे तो तीन तरीके होते हैं। सममूल्य पर लिख देता हूं मैं, सममूल्य या अंकित मूल्य पर। दूसरा प्रीमियम पर। तीसरा बटे। आपको पता है कि हर अंश का एक अंकित मूल्य होता है जो कंपनी द्वारा फिक्स किया हुआ होता है। उस अंकित मूल्य के आधार पर कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। जैसे मान लो एक कंपनी ने अपने अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये फिक्स कर दिया। अब 10 रुपये अंकित मूल्य फिक्स किया है कंपनी ने, और यदि कंपनी अपना शेयर 10 रुपये में ही इश्यू कर रही है तो हम कहेंगे अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर हुआ। लेकिन मान लो कंपनी अच्छी गुडविल वाली है, अच्छा पैसा कमा रही है और मार्केट में गुडविल उसकी अच्छी है, तो वो अपने अंश 10 रुपये से ज़्यादा में निर्गमित करेगी। जितने ज़्यादा में निर्गमित करेगी, ज़्यादा वाली राशि को हम कहते हैं प्रीमियम। जैसे मान लो 10 वाला शेयर कंपनी ने 15 में निर्गमित किया, तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी, वो प्रीमियम की राशि है, तो इसको हम कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। और मान लो कम पर निर्गमित करें, 10 वाला शेयर 9 में इश्यू कर दिया, 8 में कर दिया, तो उसको हम बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। हालांकि अभी जो नया कंपनी अधिनियम 2013 बना है, उसमें तो क्लियर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कंपनी को कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं करेगी। डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब वर्तमान हालात में कंपनी अपने अंशों का निर्गमन दो ही प्रकार से कर सकती है, एक सममूल्य मतलब अंकित मूल्य पर, और एक प्रीमियम। तो ये इस तरह से अंशों का निर्गमन होता है। उसके बाद जैसे हमने बात की थी, एक होती है बकाया मांग, कॉल्स एरियर। जैसे कंपनी ने बताया भी था मैंने आपको, जैसे कंपनी ने पैसा मांगा और शेयर होल्डर ने कुछ पैसा नहीं दिया होगा, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, या केवल सेकंड कॉल नहीं दी, या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो जो पैसा शेयर होल्डर ने टाइम से नहीं दिया है उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होने के बाद कंपनी क्या करती है, तो कंपनी ने जितने टाइम में पैसा मांगा उतने टाइम में शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भेजा, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी, और नोटिस भेजने के बाद में उसको कहा जाएगा कि भाई इतने समय में आप अपनी बकाया राशि जमा कराओ। यदि आप इतने समय में बकाया राशि जमा करा देते हो तो उस पर आपको 10% वार्षिक दर से ब्याज भी लेना पड़ेगा। कंपनी जो है, अधिनियम जो है 2013, उसकी जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, उसके अकॉर्डिंग बकाया मांग की राशि पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज भी चार्ज कर सकती है। तो कंपनी शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजकर ब्याज सहित पैसा मांग सकती है। तो शेयर होल्डर यदि जितने समय में पैसा मांगा है और ब्याज सहित पैसा चुका दे तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अंशधारी ने फिर भी पैसा नहीं चुकाया कॉल्स इन एरियर का, पहले तो हम बात करें पैसा चुका दे तो इनकी जनरल प्रोविजन क्या होती है। जनरल
देखो वैसे तो कॉल सिनेरियर की एंट्री की भी जा सकती है। तो जब कॉल सिनेरियर की एंट्री करते हैं तो कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस चीज़ पे कॉल सिनेरियर है, जैसे अलॉटमेंट पे है तो टू अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं, फर्स्ट कॉल पे तो फर्स्ट कॉल को। लेकिन जनरली इसकी कोई एंट्री नहीं भी की जाती। दोनों तरीके होते हैं, लेकिन सामान्यतया जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल सिनेरियर की एंट्री अपने को नहीं करनी। हाँ, कॉल सिनेरियर पे जो ब्याज मिलेगा आपको उसकी एंट्री करते हैं। तो ब्याज की क्या एंट्री बनेगी? ब्याज की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर अकाउंट, और इस ब्याज की राशि को फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू P&L। अभी बात कर रहे थे कि यदि मान लो निर्धारित समय में बकाया मांग का पैसा अर्जदारी नहीं देता है तो वो फिर शेयर जो है कंपनी जब्त कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। तो फॉरफिट के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतनी बात ही ध्यान रखें। बकाया मांग के बाद आता है अग्रिम मांग, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? अग्रिम मांग का मतलब है कि कंपनी ने पैसा मांगा नहीं है, उससे पहले ही शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया एडवांस में। भाई कई बार शेयर होल्डर सोचता है कि भाई जैसे 4 किस्तें भरनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो सोचता है बार बार कंपनी पैसे मांगेगी, इससे अच्छे एक ही बार देके काम खत्म कर दूँ, तो बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी दे सकता है वो। लेकिन जितना जल्दी पैसा देगा वो, तो कंपनी उसको 12% वार्षिक दर से ब्याज भी देगी उस पैसे पर, कॉल्स इन एडवांस की राशि पर। तो ब्याज की एंट्रीज क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल एंट्री में देखो, पहली एंट्री राशि प्राप्त होने पर। राशि प्राप्त होने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। दूसरी एंट्री करेंगे राशि पुनः समायोजित करना। वापस राशि को समायोजित करना है जिस चीज के लिए राशि आई है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, ये राशि मान लो फर्स्ट कॉल की आई है या सेकंड कॉल की आई है, तो टू शेयर कॉल अकाउंट। और इस पे ब्याज मान लो कंपनी को देना पड़ेगा, तो ब्याज की क्या एंट्रीज होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो ब्याज चुकाने की एंट्री हो गई, और इस ब्याज को फाइनली P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये आपके ब्याज चुकाने की एंट्री रहेगी। तो इस तरह से बकाया मांग और ब्याज के लिए मैंने आपको बता दिया कि कंपनी जो है वो अग्रिम मांग पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दे सकती है। तो इस तरह से बकाया मांग, अग्रिम मांग, इनके बारे में हमने बात की। इनकी जनरल प्रविष्टियाँ क्या करेंगे उनके बारे में बात की है। अब धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे। अंश निर्गमन की जनरल एंट्रीज क्या होती है, अंशों के हरण के लिए जनरल एंट्रीज क्या होती है, इन सब के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।